नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का एक भाग है, भाग ये कहिए एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है भारत की शासन व्यवस्था। यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की बात किया जाए, हमारे राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए, जिस व्यवस्था में हम रहते हैं उस व्यवस्था की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम लोग शीर्षक दिए हैं भारत की शासन व्यवस्था। इसका अर्थ समझिए, ये जो भारत है वह भारत किस तरीके से शासित होता है, इसे कैसे चलाया जाता है, किस व्यवस्था के तहत चलाया जाता है, किस प्रक्रिया के तहत चलाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भारत की शासन व्यवस्था। यानी वही शासन व्यवस्था जिसके द्वारा हम शासित होते हैं। यहाँ की जनता विनियमित होती है। यहाँ की जनता जिस रूल्स को फॉलो करती है, यहाँ की जनता के लिए जिस रूल को बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, नियम कानून कैसे काम करते हैं, कैसे लागू होते हैं, इसी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। एक डायग्राम बनाया गया है, लाइनर है, मतलब एरो दिया गया है और इसी के द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि सरकार क्या होती है, बहुत सारे लोगों से सुना होगा संसद क्या होती है। आप ये भी सुने होंगे कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। ये सब चीजें हमारे समाज में आसपास घटित होती हैं और हम लोग सुनते हैं। पर कभी कभी जैसे आप लोग पढ़े हैं या किसी ने आपको बता दिया तो आपको समझ में आ जाता है। पर जब हम नहीं पढ़े होते हैं या उस समाज में नहीं होते हैं जहां पर ये चर्चा विशेष रूप से होती है और हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को समझेंगे कि यह कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार, संसद, विधानसभा क्या होती है, कैसे कार्य करते हैं और हमारे लिए नियम कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। शुरू करें, चलिए। भारत की शासन व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था है भारत को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए किया गया है। भारत 1950 में यानी 1950 में गणराज्य बना है। गणराज्य यानी कि संविधान भारत में लागू हुआ 1950 में, बन करके तैयार हुआ था 1949 में। भारत देश ने उसे अंगीकृत किया था 1949 में। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को समर्पित कर दी गई थी, जबकि इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तब से हम गणतंत्र हो गए और हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है। आप अमेरिका को देखिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में, वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर संसद सर्वोच्च है, वही नियम बनाती है, कानून बनाती है और लागू करवाने का काम भी उसी के द्वारा होता है। ठीक, तो हम लोग इसी को समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सरकार के अंग। सरकार के अंग, जो सरकार के अंग हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम लोग समझते हैं। एक एक विधायिका, इसी को हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ठीक है, विधायिका या व्यवस्थापिका दोनों एक ही है, समझ गए। एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। इसी के द्वारा पूरी शासन व्यवस्था हमारे भारत की चलती है। किसी भी देश के लिए एक नियम कानून होता है, उसी नियम कानून के द्वारा वह देश चलता है, उस देश के नागरिक चलते हैं, वहां के लोग चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भारत के लिए भी एक लिखित व्यवस्था की गई संविधान के माध्यम से, और उसी संविधान के माध्यम से यहाँ के लोग शासित होते हैं और वही शासन व्यवस्था है। और वह शासन व्यवस्था एक सरकार देती है, सरकार का चुनाव होता है और वह सरकार सरकार के 3 अंग हो जाते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
एक मेरा वीडियो है, उसमें हमने कार्यपालिका और विधायिका को समझाया है। समय मिले तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। विधायिका या व्यवस्थापिका क्या होती है? विधायिका किसी भी देश की एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जो उस देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम करती है। फिर से समझिए, व्यवस्थापिका या विधायिका उस देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए, इस व्यवस्थापिका या विधायिका में पार्ट्स हैं। विधायिका एक संसद और एक राज्य विधानमंडल। संसद जो होता है वो पूरे देश के लिए काम करता है। पूरे देश मतलब भारत देश के लिए, संपूर्ण भारतीय व्यवस्था के लिए संसद होती है, जिसमें सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वो जो सांसद हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के वहां पर जाते हैं और वो कानून बनाने का काम करते हैं। ये तो पूरे भारत के लिए हो गया। अब आप जानते हैं कि इस भारत को 28 राज्य मिल करके बनाए हैं, यानी कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश इस भारतीय संघ को स्वरूप देते हैं, निर्मित करते हैं। तो 28 राज्य हो गए, और इस 28 राज्य को भी चलाने के लिए वहां की राज्य सरकारें होती हैं, और वहां की जो सरकार बनती है वह विधान मंडल का रूप लेती है। यानी वह जो सरकार है वो जो राज्य है, उस राज्य को चलाने के लिए, वहां की व्यवस्था को चलाने के लिए अलग से व्यवस्था है, और वह व्यवस्था विधानमंडल कहलाती है। ठीक, तो वह व्यवस्था विधानमंडल हो गई, तो उसी को बोलते हैं राज्य विधानमंडल। और पूरे देश के लिए क्या होगा? संसद होगा। समझ गए? यानी कि 2 शासन हो गया, एक तो केंद्र यानी पूरे भारत के लिए एक शासन, और एक खुद अपना राज्य अपने लिए शासन करता है। तो अपना राज्य अपने लिए जो शासन कर रहा है वह राज्य विधानमंडल हुआ, और पूरे भारत के राज्यों के लिए, पूरे भारत के नागरिकों के लिए सामूहिक रूप से एक व्यवस्था काम करती है, वह संसद है। संसद में 2 अंग, संसद में 2 पार्ट, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसमें देश के तमाम जो बहुत अच्छे विचार के लोग होते हैं वो वहां पर निर्वाचित होते हैं, जो इसलिए उसको उच्च सदन कहा गया। विशेषताओं से भरपूर लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काफी अनुभवी लोग होते हैं। ऐसे लोग वहां पर निर्वाचित होकर के जाते हैं, और वो उच्च सदन कहलाता है। ठीक, और ये उच्च सदन जिसे आप राज्यसभा कहते हैं ना, ये अस्थायी होता है, कभी भंग नहीं होता है। अब आइए लोकसभा पर, जो संसद का पार्ट है। ये जो लोकसभा है, इसी लोकसभा के मेंबर को सांसद कहते हैं, जिसे हम लोग वोट करते हैं, जिसे हमारे देश के लोग, यहाँ के नागरिक वोट करते हैं और सांसद बनाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बनारस से यानी वाराणसी से वो सांसद हैं। यानी हम लोगों ने, बनारस के लोगों ने, वहां के लोगों ने उनको क्या किया? वोट दिया और उनको सांसद बनाया। ठीक, और वो सांसद बन करके दिल्ली में मौजूद जो संसद है वहां के वो मेंबर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे MP कहते हैं, वही है ये लोकसभा होगी। जो लोकसभा है वह संसद के प्रति, यानी कि जो लोकसभा है, मंत्री हैं वहां के, वो सब उस सदन के हिस्से होते हैं, और उन्हीं में से प्रधानमंत्री चुना जाता है, उन्हीं में से मंत्री चुना जाता है, उन्हीं सदस्यों में से, उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से। जो राज्यसभा के लोग हैं उनको भी सांसद कहते हैं, वो भी निर्वाचित होते हैं, पर डायरेक्ट हम उनको वोटिंग नहीं करते हैं। यहाँ के उच्च सदन के राज्यसभा के लोगों को हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली उन्हें वोटिंग दी जाती है। और 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है। उनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कोई कला से होता है, कोई साहित्य से होता है, कोई किस विधा से होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, और उन्हें वहां पर मनोनीत किया जाता है। ये हो गया संसद।
अब हम लोग राज्य विधानमंडल देखें, ये सब मिलकर के बनाते हैं कानून। अंतिम बात यही है, ये सब मिलकर के कानून बनाते हैं देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए, सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए। क्या करते हैं? सब नियम और कानून बनाते हैं। राज्य विधानमंडल भी क्या करता है? यह भी कानून बनाता है, यह भी नियम बनाता है, लेकिन सिर्फ अपने राज्य के हित के लिए और राज्य के नागरिकों के लिए। दूसरे राज्य के लिए दूसरा राज्य कानून नहीं बनाता है। ध्यान दीजिए, राज्य विधानमंडल, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। 7 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि अन्य जितने भी राज्य हैं उनमें विधान परिषद नहीं है, वहां एक सदन है। जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। इन्हें MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य। विधानसभा के सदस्य को विधायक बोलते हैं, विधायक। और ये अपने अपने राज्य की राजधानियों में जो विधानसभा है वहां पर ये अपना काम करते हैं, वहां पर अपनी स्पीच देते हैं, वहां पर देश के, वहां पर अपने राज्य के नागरिकों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हितों के लिए लड़ते हैं, उनके हितों के लिए नियम और कानून बनाने की मांग करते हैं। अगर सरकार में है तो नियम और कानून बनाते हैं। तो ये हो गया विधानमंडल राज्य का, समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं कार्यपालिका। तो फिर से इसको समझ लेते हैं कि इसका जो काम है कानून बनाने का काम है, ठीक। विधायिका का काम कानून बनाने का। अब चले आइए कार्यपालिका। एक बात ये बताइए, कानून बन गया तो क्या उसे लागू नहीं होना चाहिए? लागू करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसने कानून बनाया, अब ये लागू करे। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका द्वारा जो पारित कानून होता है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है, इंप्लीमेंट करवाती है, ताकि वह जन जन तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, उसका लाभ जनता ले सके। क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों ने इस विधायिका में कानून को पास किया है, बनवाया है जनता के हितों के लिए। तो कार्यपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोक सेवा के जो मेंबर लोक सेवा के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वे सभी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि वे सभी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि बने हुए कानून को लागू करवाना। राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संवैधानिक कार्यपालिका इसके अंडर में आती है और ये सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख। अब ये नाम मात्र क्या है कि शक्तियां तो सारी इसके पास होती हैं, जो सारी शक्तियां हैं विधायिका की, मतलब ये कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, पर नाम मात्र की होती है। लेकिन इसका सारा वास्तविक काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देखती है। सारा वास्तविक जो काम है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देखता है। लेकिन किसके नाम से? इसी के नाम से। इसी के नाम से सारे काम होते हैं। जैसे घर के दादाजी जो हैं उन्हीं के नाम से सारे न्योता कार्ड सब होता है ना, उन्हीं के नाम से सब कुछ होता है। पर जो घर के बड़े उनके जो बड़े बेटे हैं, 3-4 बेटों में जो बड़ा बेटा है वह डिसीजन लेता है और डिसीजन लेकर दादाजी समझाता है ऐसा है कि नहीं वहाँ ऐसे ऐसे करना है, तो वो समझाता है और वो बोलते हैं ठीक है साइन कर दे रहे हैं, ठीक है चले जाओ। ये सारा काम देखता है, पर किसके नाम से? इनके नाम से। सारा समझौता, विदेशी समझौता, जितना भी सब कुछ होगा ना, इन्हीं के नाम से। आप सुने होंगे कि यहाँ से बने हुए कानून को पास कराया जाता है और पास करने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। इसका मतलब नाम सारा राष्ट्रपति का, काम ये करना है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये सभी जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होती है, क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वे प्रतिनिधि जवाब मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं। काम आपने किया, अगर ठीक है तो हाँ, और नहीं ठीक है तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटाया जाता है, ठीक, भंग किया जा सकता है। पूरी लोकसभा ही भंग हो सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो दोबारा चुनाव होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? कानून को लागू करवाते हैं और ये सब खुद थोड़ी करेंगे। अपने जो अधिकारी होते हैं
लोक सेवा के अधिकारी होंगे, फिर वो अपने अधिकारी से, छोटे छोटे अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से पूरे जो कानून को बनाया गया है उसे लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। फिर से समझिए, इसका काम क्या है? इसका काम है विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करवाना, जिसमें ये सभी प्रमुख भूमिका में होते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं तीसरी जो का व्यवस्था है वो न्यायपालिका है। भारत के संविधान ने इस देश को, या संविधान सभा के जो मेंबर थे इस देश को जब संविधान दे रहे होते हैं उस टाइम पे न्यायपालिका एक सुंदर सी व्यवस्था देती है। क्योंकि ये सब होता है ना, ये सब है, लेकिन बिना न्यायपालिका के ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि ये अनियंत्रित हो सकता है, ये अनियंत्रित हो सकता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए ये है, गलत कानून अगर मेरे खिलाफ बना, गलत कानून जनता के खिलाफ बना, किसी के खिलाफ अगर एक भी कानून है तो उसे न्यायपालिका रद्द कर सकती है, शून्य कर सकती है। यानी कि इन दोनों कामों को ये क्या कर सकता है? मॉनिटर करता है। गलत अगर हुआ तो ये क्या करेगा? बने हुए कानून को शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून। न्यायपालिका संविधान की प्रहरी होती है, रक्षक होती है, संविधान की रक्षा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, सांसद, विधायक ऐसे कानून को नहीं बना रहे हैं जो जनता के हितों के विरुद्ध हो, जनता का हित उसमें हो ही ना, या किसी समुदाय का शोषण करने का कारक बन सके, कारण बन सके, तो ऐसे कानून को रद्द करने का काम करती है। या उस कानून के कुछ अनुच्छेद, कुछ जो पार्ट हैं, वो अगर किसी को चोट पहुंचा रहे हो, अहित कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उस पार्ट को खारिज कर देगा। कौन? न्यायपालिका। हमें बोलने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, इस देश में कहीं रहने का अधिकार है। अगर वो है तो न्यायपालिका के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं कर रहे होंगे कि आप यहाँ आकर के जमीन ले लीजिए। इस भारत भूखंड के बात में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश में जाकर के आप ऐसा कर ले, नहीं। भारत के देश में आप कहीं पैदा हुए और कहीं जाकर के बस सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। हालांकि युक्ति निर्बंधन है, या बम लेके थोड़ी जा सकते हैं, हाँ? आप इलीगल वस्तुएं लेके नहीं जा सकते हैं, पर जो लीगल है, जो संवैधानिक है, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करता है, उसके तहत आप कहीं भी इस देश में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपने जीविका का निर्वहन कर सकते हैं। आप जैसे बिहार के लोग दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में कहीं भी आके बस सकते हैं, रह भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। यूपी के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, अपनी जीविका निर्वहन कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी रहे, है ना। तो वो जो काम है, अगर किसी राज्य को लग रहा है कि मेरे नागरिकों का हित इस राज्य के नागरिकों के द्वारा छीना जा रहा है, तो वो राज्य मना कर देगा, अरे भाई नहीं, मेरे यहां से जाइए। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका है। न्यायपालिका कहती है कि आप भारत देश में कहीं भी अपनी जीविका का संचालन कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है। न्यायपालिका त्रिस्तरीय है, 3 स्तर है। 3 स्तर है, एक है सर्वोच्च न्यायालय, एक है उच्च न्यायालय, एक है अधीनस्थ न्यायालय। और ये जो न्यायालय है एकीकृत न्यायालय कहा जाता है। कैसा न्यायालय है? एकीकृत। एकीकृत का क्या अर्थ है? एकीकृत का मतलब है कि ये जो कहेगा इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये जो कहेगा इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये जो कहेगा इसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये जो कहेगा इसको फॉलो थोड़ी करना पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय जिले में, जिले का जो, जिले की जो इकाई है वहां पर छोटा सा न्यायालय होता है। और ये जो उच्च न्यायालय है राज्य में, पूरे मतलब एक राज्य के लिए वह स्थायी न्यायालय है कि
राज्य के लोग उसमें अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निपटारण के लिए उसमें जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और ये जो है एकमात्र देश में स्थित सर्वोच्च न्यायालय है और अंतिम निर्णयन व्यवस्था है, अंतिम निर्णय देने वाली व्यवस्था है भारत के। किसी भी प्रकार का अन्याय हो, किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय अगर कोई दे रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय दे रहा है। इसीलिए इसको एकीकृत न्यायिक प्रणाली कहा गया। अगर इसने आपको मृत्यु दंड दे दिया, इसने आपको मृत्यु दंड दे दिया या आजीवन कारावास दे दिया, या इसने कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी, आपने कुछ भी आपको सजा हो गई, आप सीधा यहाँ पर अपील कर सकते हो, आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर बात सही है, आपके हक की है, तो आप वहां से मुक्ति पा सकते हैं, सजा से माफी मिल सकती है, खारिज हो सकती है। यहाँ के जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ के जो ऑर्डर्स हैं वो दोनों रद्द किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है, ये हमारे हितों की रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, है ना। तो ये है भारतीय शासन व्यवस्था, जिसमें कार्यपालिका प्रमुख भूमिका निभाती है, विधायिका